नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या पॉप पे। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों हमने स्टार्ट किया है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर 2, जो कि हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं। इससे पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार करने के लिए जो संचालन समिति गठित की गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, अगला है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 से 88 में लागू की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। अगला है, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अध्ययन अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। एसओपीटी कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? एसओपीटी कार्यक्रम का पूरा नाम प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम है। तो यह है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर। अगला, एसओपीटी किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों हेतु संचालित की गई। अगला है, बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी थी? तो 5 अक्टूबर 1993 से। अगला है, बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं? बेसिक शिक्षा परियोजना के कुल 3 अंग हैं। संस्थागत क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता बेसिक शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना। अगला है, नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो यह दायित्व प्रत्येक जिले की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं डाइट पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीपीईपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अगला है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ हुआ। अगला है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का क्या अर्थ है? इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका पूरा नाम विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम है। अगला है, संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। अगला है, संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए कौन कौन से अभिकरण उत्तरदायी हैं? तो जिला शिक्षा समितियां, स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य अभिकरण जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है, सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया जा रहा है? तो वर्ष 2002 से। अगला है, सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? तो इस अभियान को केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। भारत सरकार 65% तथा राज्य सरकार 35% सहभागिता देती है। अगला है, NPEGEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल क्या है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। अगला है, NPEGEL का क्षेत्र बताइए। महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंड, 10% से कम साक्षरता वाले विकास खंड तथा चयनित शहरी मलिन बस्तियाँ हैं। अगला है, स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया? जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है? 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाता है। अगला है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के क्या उद्देश्य हैं? बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास करना। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई? यह योजना 2004 से 5 में प्रारंभ की गई। अगला है, बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं? तो बाल श्रम कहते हैं। अगला है, मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई है? तो विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट होने के कारण हुई है। मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई? तो 15 अगस्त 1995 से लागू की गई। अगला है, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 को लागू किया गया। शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं लिखी हैं। पहला है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को के लिए विद्यालय। अगला है, बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए। अगला है, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? तो इसका उत्तर है नहीं। मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। अगला है, शिक्षा में छनाई या निषेधन सिद्धांत से क्या आशय है? कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जन साधारण को शिक्षित कर सकें। अगला है, हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की गई जो आज भी प्रचलित है? इसका है अनुदान प्रणाली। अगला, भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं 2 प्रमुख दोनों देनों का उल्लेख कीजिए। तो केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। अगला है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियाँ बनाना।
अगला है नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शैक्षिक अवसरों की समानता, केंद्र सरकार की भागीदारी। अगला है प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? छात्रों के शैक्षिक बोझ कम करने, अधिगम का स्तर सुधारने के लिए की गई थी। अगला है पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना। अगला है NPEGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिखिए। शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। अगला है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या दूर करना। अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनाना। अगला है DPEP परियोजना के कार्य लिखिए। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, विद्यालय में बच्चों का ठहराव। अगला है कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? तो स्थापना किसने की? सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया। अगला है बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो सन 1991 में जोनायल डंकन के प्रयासों के से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। अगला है राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई थी। अगला है भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अंतर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है लॉर्ड कर्जन कब भारत आए थे? लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। अगला है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो सन 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। अगला है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1904 ईस्वी में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया। अगला प्रश्न है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र कैसा हो गया? तो विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया गया क्योंकि वे अब परीक्षा लेने के साथ शिक्षण कार्य भी कर सकते थे। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से तात्पर्य है वह नीति जो किसी राष्ट्र विशेष में शिक्षा के आधार, मापदंडों एवं शैक्षिक गतिविधियों के सफल एवं दीर्घकालिक परिणाम परक उत्थान को उपस्थित करती है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यवसायीकरण को उचित माना या नहीं? शिक्षा का व्यवसायीकरण करना एक एवं इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में व्यवसायीकरण पर विशेष बल देना माना गया। अगला है वैज्ञानिक तथा प्राविधिक परिवर्तन के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने क्या कहा? तो आधुनिक युग में विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परिवर्तन के संदर्भ में जनशक्ति को जागृत करना एवं उनके उपयोग के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को उनकी जानकारी प्रदान करना। अगला है जनार्दन रेड्डी समिति ने नवोदय विद्यालय के संबंध में क्या कहा? तो नवोदय विद्यालय योजना जारी रखी जाए एवं प्रत्येक जनपद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। अगला है विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता के संबंध में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा है? तो समस्त विद्यालयों की गुणवत्ता को प्रत्येक स्तर पर सुधारना चाहिए एवं विद्यालय स्तरों पर फैली विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता है। अगला है आंगनबाड़ी कार्यक्रम के विषय में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा? तो आंगनबाड़ी कार्यक्रम को और अधिक मजबूत बनाया जाए, बच्चों की देखभाल एवं परिवार कल्याण, पोषण व स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय खोजे जाएं। अगला है नव साक्षरों के विषय में रेड्डी समितियों ने क्या कहा? तो नव साक्षरों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है। साक्षरता अभियान को और अधिक गतिशील बनाए जाने की आवश्यकता है। अगला है प्रोफेसर यशपाल समिति किस समस्या के लिए गठित हुई? तो जीवन पर्यंत स्वाध्याय तथा कौशल विकसित करने की क्षमता निर्माण समिति अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए भी सभी स्तरों के स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों में सलाह देना। अगला है हमारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी त्रुटि क्या है? तो हमारी शिक्षा में व्यवस्था की एक बड़ी त्रुटि यह है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत कम सीखते या समझते हैं। अगला है जिस बोध को हम अध्ययन करना चाहते हैं वह क्या है? हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का बोझ भी है जो भी स्थानों पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों पर है। अगला है बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य क्या हो गया है? तो पाठ्यक्रम को पूरा करना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया प्रतीत होता है। इसका शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं रहा है। अगला है स्कूली शिक्षा इस समय लाभप्रद है या नहीं? और स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस, बोझिल, अरुचिकर तथा कुटी अनुभव प्रदान करने वाली प्रतीत होती है, कटु अनुभव। अगला है हमारी परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? स्कूलों में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधिक महत्व दिया जाता है। हमारी परीक्षा प्रणाली केवल रटने की क्षमता की जांच कर पाती है। परीक्षा के द्वारा भय उत्पन्न होता है। अगला है पी मोस्ट कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित करने का
निर्णय कब लिया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरांत वर्ष 1990 के विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम पीमोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर देने का निर्णय लिया गया। अगला है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT किस वर्ष प्रारंभ किया गया? भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही आयोजित योजना को SOPT के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1993 से 94 से किया गया। अगला है SOPT कार्यक्रम में प्रति वर्ष कितने प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लिया गया था? प्रति वर्ष 4.5 लाख 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य प्रति वर्ष था एवं 1993 से 94 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया तथा लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना भी शामिल था। अगला है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य कार्य बताइए। तो इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 वय के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंध करना शामिल है। DPEP परियोजना के दो मुख्य कार्य क्या हैं? DPEP परियोजना के दो मुख्य कार्य हैं भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में समता संवर्धन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उनके हर्ष अवरोध में कमी लाना। अगला है DPEP परियोजना के उद्देश्य बताइए। 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चों का 100% विद्यालयी सुविधा उपलब्ध करना, सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों का विद्यालयों में नामांकन धारण तथा संप्राप्ति को 5% तक कम करना। अगला है विद्यालय शिक्षा की तैयारी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम का विकास किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना है। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम 6 सप्ताह से 8 सप्ताह तक का समय निर्धारित किया गया है। अगला संपूर्णता साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? इस अभियान का प्रेरक वाक्य एक पढ़ाएं एक है। श्री रामपुर त्रिमूर्ति से क्या तात्पर्य है? श्री रामपुर नामक स्थान के 3 मिशनरी विलियम कैरी, विलियम वार्ड तथा जोशुआ मार्श मैन श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कब किया गया? तो वर्ष 1992 में इसका मूल्यांकन करके संशोधन किया गया। अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में कमरों, पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरणों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। अगला है पीमोस्ट कार्यक्रम में क्या व्यवस्था की गई? पीमोस्ट कार्यक्रम में विद्यालयों के अध्यापकों के विस्तृत एवं सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। अगला है उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना का मूल कार्य क्या है? उक्त परियोजना के मूलतः 2 कार्य हैं, प्रबंधकीय व्यवस्था तथा अकादमिक व्यवस्था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथम कब प्रारंभ हुआ? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथम का प्रारंभ वर्ष 1997 से हुआ। अगला है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी सहायता से संचालित किया गया? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया। अगला है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना की संकल्पना कब की गई? इस परियोजना की संकल्पना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सितंबर 2003 में की गई। अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किन बालिकाओं का प्रावधान है? तो बालिका शिक्षा के अंतर्गत से बाहर की बालिकाओं विशेषकर शाला त्यागी बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। अगला है आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना ECCE किसकी सहायता से चल रही है? यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के निर्देशन में यह योजना 10 राज्यों से में चल रही है। अगला है ECCE योजना किन राज्यों में चल रही है? मतलब बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश कुल 10 राज्यों में चल रही है। अगला है बालक का बेहद संवेदनशील व संभावना से परिपूर्ण समय कौन सा होता है? प्रारंभ के 8 साल यानी 6 से 14 वर्ष आयु का समय होता है।
सभी बच्चों या जाति, लिंग व वर्ग समुदाय के भेदभाव के बिना शिक्षा के अवसर प्राप्त होने का तात्पर्य क्या है? तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला है, वर्तमान में कौन सी कक्षा तक की शिक्षा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के रूप में स्वीकार की गई है? तो कक्षा 1 से 8 तक। स्वतंत्रता से पूर्ण जनसाधारण की शिक्षा पर किन किन ने बल दिया? हंटर कमीशन एवं वुड डिस्पैच ने। अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व सर्वसुलभ बनाने का प्रथम प्रयास किसका था? तो 1893 में बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़ का था। अगला है, बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़ के बाद किसका प्रयास था? तो 1910 में गोखले ने अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रेषित किया था। अगला है, संविधान में अनुच्छेद 45 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया? तो 1950 में। अगला है, प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व सर्वजन सुलभ बनाने के उद्देश्य क्या है? तो सभी बच्चों का नामांकन, सभी बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा एक्शन प्लान 1982 में किन बात पर जोर दिया गया? तो समाज के सभी वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संपूर्ण राज्य में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में एकरूपता लाने पर बल दिया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? यह अधिनियम 25 जुलाई 1972 से प्रभावी माना गया। अगला है, इस अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 25 जुलाई 1972 से प्रभावी माना गया। अगला है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के से पका हुआ भोजन उपलब्ध कब से कराया गया? तो 1 सितंबर 2004 से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया गया। अगला है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख पक्ष क्या हैं? तो भवन तथा शैक्षिक संस्था को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, प्राथमिक शिक्षा तक पहुँचने का विस्तार। अगला है, हमारी संसद ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 को क्या रूप दिया? तो अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को विस्तृत रूप देकर प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार बना दिया। अगला है, अनुच्छेद 51 का के क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 51 का के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। अगला है, शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित होने से क्या तात्पर्य है? इस प्रणाली में गुरु का स्थान आधिकारिक न होकर मार्गदर्शक का हो जाता है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस आधार पर बनी? तो 1993 में बनी। शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट के आधार पर पाठ्यचर्या की समीक्षा के उपरांत यह रूपरेखा बनी। अगला है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1992 में की गई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ITI 2009 अधिनियम में शिक्षक अपने दायित्व एवं भूमिका को सही ढंग से पूर्ण कर सके, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो जनगणना, आपदा राहत कार्य, चुनाव के अतिरिक्त उन्हें किसी और गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। अगला है, शांति के लिए शिक्षा पर किस दस्तावेज में बल दिया गया है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में इस पर विशेष बल दिया गया है। अगला है, NCERT का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगला है, NCERT की स्थापना कब हुई? तो 1 सितंबर 1961 में NCERT की स्थापना हुई। अगला है, NCTE का पूरा नाम क्या है? यह किस प्रकार की शिक्षा पर नियंत्रण करती है? तो इस संस्था का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है। यह अध्यापक शिक्षा के मानकों तथा मानदंडों का निर्धारण, मान्यता एवं शिक्षक शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ बनाने का कार्य करती है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान किस नगर में है? यह संस्थान इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश में शैक्षिक परामर्श एवं मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रदान करता है। तो अगला है, उत्तर प्रदेश में DLED की परीक्षाएं आयोजित करने का दायित्व किसका है? तो परीक्षा नियामक प्रणाली उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? वाराणसी में स्थित है। अगला है, बेसिक शिक्षा परिषद का संबंध किस कक्षा तक किस शिक्षा से है? तो 8वीं तक कक्षा तक की शिक्षा से है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार अक्टूबर 1997 में सतासी में हुई। अगला है, प्रधानाध्यापक के शैक्षिक दायित्व कौन से हैं? अध्यापन, मूल्यांकन, विद्यालय का प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेज नंबर 36 से 36 से आपको अगला स्टार्ट किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपनी तैयारी करते रहें। हैव अ गुड डे।